सभी प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके पहले अध्याय 2 अर्थात अध्याय 2 आपका है क्या, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है। इसके बारे में दाब तथा वैज्ञानिक वैज्ञानिक यंत्र, इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो आज हम उसी चैप्टर के लास्ट में इसका कुछ प्रश्न है, जो कि प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, और जो भी प्रश्न पूछा गया है उसके सामने वो सन लिखा हुआ है कि कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया है, कौन सा सन किस सन में पूछा गया है, कौन सा प्रश्न। ठीक है, आज हम इस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और प्लीज 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 वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। केवल आपको एक काम करना है, लाइक करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न ये कह रहा है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की जो ऊंचाई होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर, यानी 76 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर नहीं, 70 सेंटीमीटर नहीं है, 100 सेंटीमीटर ये भी नहीं है। तो ये समुद्री तल पर जो दाब मापी के पारे की जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। और आपको ये बताया भी गया है कि किस तरीके से, पिछले वीडियो में इस पर चर्चा चर्चा भी किया जा चुका है कि किस तरीके से ये मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है दाब का मात्रक क्या होता है। प्रेशर का मात्रक यानी दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा बल बटा क्षेत्रफल, यही होता है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन होता है, न्यूटन। और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए होता है कि क्षेत्रफल जो भी होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दोनों मिला के क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही हो गया। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। न्यूटन मीटर ये किसका मात्रक है, ये तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। किलोग्राम ये भी नहीं है, ये भार का मात्रक हो जाता है। जूल आपको पता है कि जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, ये होता है एफ इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ये भी कार्य का मात्रक हो जाता है और ये भी कार्य का मात्रक हो जाता है। ठीक, तो इसका जो दाब का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर का रहा है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार के बराबर हो जाए। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर अगर उसमें जो उत्प्लावन बल लग रहा है अगर वस्तु के भार के बराबर हो जाता है तो उस समय कंडीशन क्या होता है। तो हम आपको तीनों कंडीशन बताए हैं। क्या, W1, अगर W1 छोटा हो जाए W से तब, या फिर W1 बड़ा हो जाए W से तब, या फिर W1 इक्वल टू W बराबर हो जाए तब। इन तीनों केस को बताए हैं। आप एक बार पिछला वीडियो देख लेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, अच्छे तरीके से आपकी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी।
तो अगर उत्प्लावन बल वस्तु अगर वस्तु को जल में पूर्णतः डुबो दिया गया तो उसमें जो उत्प्लावन बल हुआ वस्तु के अगर भार के बराबर हो जाता है, तो अगर वस्तु के भार के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी वस्तु जो होती है वस्तु सतह पर क्या होती है, तैरती रहती है। वस्तु जो होती है सतह पर तैरती रहती है। कब? जब W1 इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए तब तब वस्तु क्या होगी, सतह पर तैरती रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। देखिए, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए। एग्जाम में इस तरीके से आते हैं और आप झटके में पढ़ लेते हैं, जबकि इसमें होता है कि नहीं है। और आप पढ़ लिए कि गुरुत्व बल का उदाहरण है। ये जब प्रश्न आया तो प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में गलत हो जाए। अगर पढ़ने में आपका गलत हुआ तो आंसर देने में गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप चतुराई के साथ काम करेंगे तो आंसर देने में आंसर से भी आप पकड़ लेंगे कि तीन ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे, हाँ यार ये तो होगा ही होगा तीनों सही हो सकता है। तब वहां पे कंफ्यूजन होता है कि नहीं, एक बार हम प्रश्न को पढ़ ले, प्रश्न को देख लें कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो गुरुत्व बल, देखिए गुरुत्व बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से ढकेली जाती है या गिराई जाती है तो नीचे की तरफ एक बल काम करता है। नीचे की तरफ यानी जमीन की तरफ एक बल काम करता है और वही क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। तो किसी भी वस्तु को वो अपनी तरफ खींचता है। किसी भी ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को हमेशा ऊपर की तरफ खींचेगा, चाहे पत्थर गिर रहा है या पेड़ से पत्ता गिर रहा है या पेड़ से फल गिर रहा है या आप बाल फेंक दिए हैं, अगर यहाँ से जमीन से बाल फेंके हैं तो हमेशा वो नीचे आकर के ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि वहां एक गुरुत्व बल काम कर रहा है, वो अपनी तरफ उसको खींचने का प्रयास करेगा। वो हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। ये तब नहीं खींच पाएगा जब किसी भी वस्तु को पलायन वेग से फेंक दिया जाएगा तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। जब आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तो उस समय ग्रेविटी फोर्स काम नहीं कर पाती है और वो वस्तु ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी पलायित हो जाती है। अब वो दिखती नहीं है। तो यही चीज है, पलायन वेग तो बहुत बड़ी चीज है। पलायन वेग से फेंकने का मतलब बहुत ज्यादा फोर्स के साथ फेंकना, वो हम आपके बस की बात नहीं है। वो फेंक नहीं सकते। तो हम यहाँ पे गुरुत्व बल की बात कर रहे हैं। तो गुरुत्व बल वही होता है जब किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए या कोई वस्तु ऊपर की तरफ से गिर रहा है, पेड़ से पत्ता, पेड़ से फल गिर रहा है, तो हमेशा वो नीचे जमीन पे ही आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बल कार्य करता है। तो वही चीज पूछ रहा है कि कह रहा है गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है जो पृथ्वी पर ना आता हो। तो देखिए, पेड़ों से पत्तों का गिरना ये तो गुरुत्व बल का उदाहरण है, जबकि पूछा नहीं है, तो इसलिए इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, समतल पर गाड़ी को ढकेलना। बिल्कुल समतल पर गाड़ी को, जैसे ये समतल प्लेन क्या है, जमीन है या जगह है, और ये क्या है, कोई कार है ये। ठीक है। अब ये इस पे चल रही है, तो अब इसमें अगर हम यहाँ से इस तरफ पुश कर रहे हैं तो समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये क्या है, यहाँ पे गुरुत्व बल काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या कार्य करेगा, फ्रैक्शन फोर्स। क्या? फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स, फोर्स यानी घर्षण बल क्या काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा। घर्षण बल, यहाँ पे घर्षण बल काम करेगा, यहाँ पर गुरुत्व बल काम नहीं करेगा। तो वही तो पूछ रहा था, गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। तो एक ये समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अभी दो ऑप्शन बचे हैं, देख लीजिए इसको। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना। जब हम बाल को, अभी हमने बताया आपको, जब हम किसी बाल को, गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो आगे कहाँ पे गिरती है, धरती पर ही गिरती है। वहां पे कौन सा बल काम करता है, गुरुत्व बल काम करता है। इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। फिर वही चीज है कि जब पहाड़ी से पत्थर टूटेगा तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्व बल उसको बुला रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसमें भी क्या काम कर रहा है, इसमें भी गुरुत्व बल काम कर रहा है। तो इस चौथे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ब है ये सही है, क्योंकि इसमें घर्षण बल काम करता है। इस वाले में क्या काम करता है, घर्षण बल। फ्रैक्शन फोर्स काम करता है, बाकी सब में क्या काम करता है, गुरुत्व बल काम करता है। और पूछ रहा था कौन सा गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ब ये है, ये घर्षण बल का उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पांचवा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? पेशी बल का उदाहरण क्या है? नहीं है। फिर से पूछा है कि पेशी बल का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अब पेशी बल क्या होता है? पेशी बल का मतलब अपनी जो मांसपेशियों, जो हाथ के द्वारा काम करते हैं, जो अपनी पेशियों के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं, वही पेशी बल होता है। जैसे हम किसी वस्तु को हाथ से अपने ढकेलेंगे, चलाएंगे हाथ से, तो क्या होगा? उसमें पेशी बल का उपयोग होगा। तो इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेशी बल है उसका उदाहरण नहीं है? तो पहला है कूली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझा का ढोना। तो जब कूली क्या करेगा, हाथ ठेला द्वारा बोझा को ढोएगा, तो उसमें पेशी बल काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है, काम करेगा, क्योंकि उसको अपनी मांसपेशियों के द्वारा ही काम कराना है, मांसपेशियों के फोर्स के द्वारा ही काम कराना है। तो कह रहा है पेशी बल का उदाहरण नहीं है। ये तो पेशी बल का उदाहरण है, तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि ये इसमें पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। सेब का पेड़ से गिरना। अब आप बताइए, क्या ये पेशी बल है? नहीं। ये कौन सा बल है इसमें? इसमें गुरुत्व बल काम कर रहा है। कौन सा? गुरुत्व बल। इसमें गुरुत्व बल काम कर रहा है। ठीक है ना? इसमें गुरुत्व बल काम कर रहा है। बच्चे का साइकिल को चलाना। बच्चा जब साइकिल चलाता है, तो इसमें भी कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? पेशी बल। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। जब बच्चा कुएं से पानी को खींचेगा, तो अपने हाथों के द्वारा खींचेगा, तो उसकी मांसपेशियों में क्या होगा? खिंचाव होगा, मांसपेशियों में बल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी पेशी बल का उदाहरण है। जबकि पूछा है कि पेशी बल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेशी बल का जो उदाहरण है, ये सेब का पेड़ से गिरना, ये पेशी बल का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। किसका? ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। ठीक है, ये आपके गुरुत्व बल का उदाहरण है। ठीक, ये हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ब सही है। कौन सा? ब सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा नहीं है इस चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा। प्रश्न को हमेशा उत्तर देने से पहले अच्छे तरीके से एक से दो बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। हो सकता है प्रश्न में कुछ कुछ शब्द कुछ छूट जाने से उसका अर्थ बदल जाए। तो इसलिए आप जब एक से दो बार प्रश्न को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? यानी मशीन जो है कौन सा कार्य नहीं करती है? मशीन के द्वारा कोई भी काम करेंगे जल्दी होगा, सुविधाजनक होगा। ठीक है। तो वही चीज देखा, इसमें फिर से पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करती है। तो पहला, हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना। हमारे कार्य को सुविधाजनक कौन बनाता है? आपका मशीन ही तो होता है। किसी भी कार्य को कर रहे हैं अगर सुविधाजनक, जैसे अगर रोड आज बन रहा है, तो रोड क्या हो रहा है? जेसीबी के द्वारा खुदाई करना, और आप तरह तरह की चीजें आ गई हैं, तो क्या हो गया? सुविधाएं हो गई, और रोड बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी बन जाता है। पहले क्या होता था? पहले सब वर्कर लगा करते थे, सब हाथ से किया करते थे, लेकिन अब चीजें क्या हो गई? मशीन हो गई। जब मशीन हो गई, तो सुविधाजनक बन गई। ठीक है। तो कारण निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? तो हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, ये तो मशीन का कार्य है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है। फिर, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, ये भी तो मशीन का कार्य है। कि आज अगर किसी पुल को बनाना हुआ, या कोई बड़ी सी पाइप वगैरह डालना हुआ सड़क में या कहीं भी, तो क्या करते हैं आप? मशीन के द्वारा हम उसको बड़ी आसानी से 2 मिनट में काम कर लेते हैं। लगा करके उस मशीन में पट्टा वट्टा लगा के उसको खींच के डाल देती है। पहले क्या करते थे? 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हों, उसको सही से तोलक का प्रयोग करके, ठीक है, डंडे उंडे का प्रयोग करके, जो भी है उसके माध्यम से चीजों को करते थे। तो कोई भी बोझ उठाना, बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत सारी कुछ ऐसी मशीनें हो जाती हैं जो कि खराब हो गई हैं, तो उसको मनुष्य के द्वारा उठाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या करते हैं, वहां पे हम मशीन का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम चीजों को उठा लेते हैं। तो वही कह रहा है कि हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, ये भी मशीन का काम है। जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है। पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है। तो यथार्थ माप लेने योग्य बनाना। एक बार इसको देख लीजिए, अगला वाला देख लीजिए।
हमारे कार्य को शीघ्र करने में, हमारे कार्य को जल्दी करने में, ये तो मशीन का योगदान है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत है। जब ये तीन गलत है तो एक सही है। कौन? यथार्थ माप लेने योग्य बनाना। यथार्थ माप लेने योग्य बनाने का मतलब ये होता है कि हमें इसको खुद से मापनी होगी, तब जाके वो शुद्ध माप बताएगी, तब जाके शुद्ध माप बताएगी। ठीक है। तो छठवें का जो आंसर है वो है यथार्थ माप लेने योग्य बनाना। ठीक है ना? ये हो छठवां प्रश्न। तो वही कह रहे हैं, प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा। जब प्रश्नों को पढ़े रहेंगे तो आंसर देने में आपको आसानी होगी। सातवां है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर देखिए, जैसे ये है, इस अध्याय में सबसे पहले यही पढ़ाया गया है कि ये एकांक क्षेत्रफल है और इसमें अभिलंबवत मतलब ऊपर से फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर से फोर्स काम कर रहा है, ये एकांक क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल पर यानी ए, पी बराबर एफ अपान ए, एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर वाला, एफ अपान ए, ये किसके बराबर होता है? पी के बराबर है, अपने फोर्स यानी प्रेशर के बराबर। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को क्या कहते हैं? अविलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये तो सही नहीं है कि वो कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, यानी बल और विस्थापन का जो मल्टीप्लाई होता है वो कार्य होता है। आवेश क्यों होता है? ये तो है नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। 2017 के सेकंड फेज में पूछा गया है। और इसके ऊपर के जो प्रश्न देखिए पूछे गए हैं, ये 2000 तीसरा प्रश्न, ये 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा ये कब पूछा गया है? ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। आठवां प्रश्न कह रहा है वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो देखिए, सपोज दैट ये कोई एक सिलेंडर है। ये क्या है? ये कोई सिलेंडर है। वायु दाब आरोपित करती है। वायु जो दाब है ये आरोपित करती है। अगर हम इसमें प्रेशर से साफ वायु भर देंगे, क्या कर देंगे? भर देंगे। जैसे वाहन के टायरों में जब वायु भरी जाती है तो क्या करती है? क्या वायु केवल ऊपर की तरफ प्रेशर बनाती है या केवल साइड की तरफ बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वायु जो होती है वो चारों तरफ प्रेशर बनाती है। क्या करती है? चारों तरफ प्रेशर बनाती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, चारों तरफ हर जगह प्रेशर बनाती है। तो वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में? नहीं। केवल नीचे की दिशा में? नहीं। चारों दिशाओं में। किसमें? चारों दिशाओं में। किसी दिशा में नहीं, ये भी गलत है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है कि वायु दाब आरोपित करती है, वायु दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती है। दाब अधिक होता है। पिछले वीडियो में लास्ट में यही बताया गया कि दाब सबसे अधिक कब होगा? बैठने पर? नहीं, बैठने पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एकांक पैर से खड़े होने पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ P बराबर क्या होता है। P बराबर F अपान A होता है। यानी P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इससे संबंधित मैं बता रहा हूँ कि क्या है। बैठने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा। जब क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटा। जब क्षेत्रफल बढ़ा, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब क्या हो गया? दाब घट जाएगा। तो बैठने पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा। जबकि पूछा दाब अधिक होता है एक पैर से खड़े होने पर। जब एक पैर पे खड़े होंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब क्षेत्रफल घट गया तो दाब क्या हो गया? दाब बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन ब सही होना चाहिए। लेकिन अभी दो ऑप्शन और है, उसको हम देख लेते हैं। दो पैर से खड़ा होने पर, एक पैर की अपेक्षा जब दो पैर पे खड़े होंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर घट जाएगा। यानी इसमें भी क्षेत्रफल जब बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेटने पर क्षेत्रफल तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जब लेटते हैं तो क्षेत्रफल और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल और ज्यादा बढ़ गया,
दाब क्या हो गया, घट गया। तो सबसे कम क्षेत्रफल कब होगा, जब एक पैर पे मनुष्य खड़ा रहेगा। तो एक पैर से खड़े होने पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है। जब क्षेत्रफल घट जाएगा तो आपको फार्मूला पता है कि P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसके अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रफल घट गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो एक पैर से खड़े होने पर क्या होगा, दाब अधिक होगा। ऑप्शन कौन सही है, ब। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को देख लीजिए अच्छी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज ये छोटा वीडियो ही है, क्योंकि आपके लिए प्रश्न कराना बहुत जरूरी था। ये प्रश्न पूछे गए हैं, काफी प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। अब यही प्रश्न वन लाइनर भी बन जाएगा, एक नंबर में भी बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या वन लाइनर हो, एक नंबर ही वाला, तो चाहे वो इस तरीके से पूछे, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए अध्याय के साथ। अध्याय 3 होगा, जीव जंतुओं के बारे में उसमें कुछ होगा, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। और अगर आप प्लीज चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने छोटे भाई यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग टीएसपी क्लासेस से जुड़ सके। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप उससे, उस आईडी से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने से ये आपको ये फायदा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सब हर सब्जेक्ट का, और चैप्टर वाइज नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।